पिछले क्लास में क्या डिस्कस खत्म किए थे, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स खत्म हुआ था। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलो से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है सर। ठीक है, तो सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो क्या हो, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे। ठीक है, सॉल्यूशन के वे प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे। अब कॉन्सेंट्रेशन में जान बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, बहुत सारी चीजें पढ़े थे। तो कॉन्स्टेंट टर्म्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस मुद्दा क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कोई बात बोलेगा तो क्या बात करेंगे कि भाई वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से ना, क्या कोई पूछे तो क्या बोल लिखोगे आप, सीधे प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, डायरेक्टली डिपेंड ऑन क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। किस पे, तो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करे, ये नहीं सिर्फ बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटाने से, डायरेक्टली मतलब डबल किए कॉन्सेशन को तो प्रॉपर्टी भी क्या हो, डबल हो जाए। ठीक है, हाफ किए तो भी क्या हो, हाफ हो जाए। तब क्या उस तरह के प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है, दिस टाइप प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसका, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, चीजें बहुत ढंग समझिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, बायो वाले को बायो में पढ़ना पड़ेगा था, वो चीजें इसके मतलब इनसे कनेक्टेड चीजें पढ़ना है। ठीक है, मैथ वालों को सिर्फ केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन बायो वालों को केमिस्ट्री और बायो तो दोनों में टर्म्स का यूज आ सकता है। ठीक है, तब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग कोलिगेटिविटी जो हम लोग को 12th में पढ़ना है वो 4 है हमारे पास। कितने, 4। पहले क्या, मिटा देता हूँ इसको, डिफिनीशन लिख लीजिएगा। डिफिनीशन बहुत आसान चीज़ है, कॉन्सेशन आप जान चुके हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेशन में बहुत सारी चीज़ होता है, मोल फ्रैक्शन भी होता है, मोलरिटी भी, वेट बाई वेट परसेंट भी, बहुत सारे टर्म्स है। लेकिन कॉन्सेशन कौन सा, तो सर वो डिपेंड करता है, कोई भी कॉन्सेशन के पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई वेट परसेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही को उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। कोई मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस क्या हो, सॉल्यूट के कॉन्सेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जो भी तुम कॉन्स्टेंट टर्म्स डिफाइन किए हो उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये लॉजिक दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैं वर्ड लिखा हूँ, कॉन्स्टेंट में कौन सा कहीं मोलारिटी पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, कहीं मोलालिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, हमें बस कॉन्स्टेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, वो किसके कॉन्सेशन पे, सॉल्यूट कॉन्सेशन पे। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का कॉन्सेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, वो क्या कहलाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अभी बस थ्योरेटिकल टर्म्स बता दिया, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर इसके जो एप्लीकेशंस आएंगे या कुछ जो आप जो डेली लाइफ में ये सब फेनोमेना देखते हो तो बड़ा समझ के बड़ा मजा आएगा आपको, अगर आप ढंग से समझते हो तो। चलिए, तो हम लोग कोलिगेटिव इसमें क्या करेंगे, 4 पढ़ना है अपन को, 12th क्लास के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, पहला क्या, पहला आप पढ़ेंगे सबसे पहले है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ढंग समझिएगा, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोई बोले कि सॉल्यूशन किसी, अभी देखो वेपर प्रेशर वर्ड हम डिफाइन करें और किसी लिक्विड के लिए। ठीक है, कोई भी लिक्विड लोगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, हर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होता है। हम डिस्कस करेंगे इस टर्म्स को, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे जस्ट इसके आगे। लेकिन हमको कोई पूछे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव होता है क्या, नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। पूरा जो लाइन लिखा हो ना इसको बोलिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिर्फ वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो कभी कभी जल्दीबाजी में आप ये मत कर दीजिए कि वेपर प्रेशर को ही क्या बोल दिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दिए। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत ढंग से समझिएगा इसको, अब धीरे धीरे डील करेंगे, आसानी से डील करेंगे। ठीक है, बारी बारी सबको डील करेंगे, तो चीजें ध्यान देखिए, हर टर्म्स को समझिएगा। इसमें रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, सबका मतलब समझना है आपको। ठीक है, बहुत आसान से, क्योंकि यार सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सीखने लायक चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो। ठीक, चलिए दूसरा क्या है आपको, तो दूसरा आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई बोले क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी सॉल्यूशन का क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बहुत ढंग से, कोई वेपर प्रेशर बोले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, ये पूरा लाइन जो लिख रहा हूं पूरा लिखना जरूरी है।
बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछे बताओ कौन सा कोलिगेटिव प्रोपर्टी का एग्जांपल है। बॉइलिंग पॉइंट भी हो, इलेवेशन ही बॉइलिंग पॉइंट भी है, तो इलेवेशन ही बॉइलिंग पॉइंट मारना है। ऐसे ही जल्दीबाजी कुछ मत करिएगा। और सबके पीछे रीजन आपको जब इसका फॉर्मूला लिखोगे ना और जो डिफिनीशन लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, इलिवेशन ही बॉइलिंग पर डिपेंड करता है। किस पे? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे, वही डायरेक्टली। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटी नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब बातें आप समझोगे कि सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, सॉल्यूट मिलाने से किसी लिक्विड के अंदर, कोई सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे एलिवेशन। ठीक है, और सॉल्यूट मिलाने से क्या होता है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट करता है। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? किसी सॉल्वेंट का में आप सॉल्यूट मिलाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, और चौथा सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें एलिवेशन, डिप्रेशन, रिलेटिव लोडिंग से नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर खुद में ही क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है। फ्रीजिंग पॉइंट को कोलिगेटिव नहीं बोलेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में एलिवेशन या डिप्रेशन रिलेटिव लोडिंग नहीं, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल, वो क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या कि ये सब किस पे डिपेंड करता हो डायरेक्टली, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता होगा, यही ना यार। क्योंकि डिफिनीशन क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कोलिगेटिव डिफिनीशन क्या था कि सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये चार को मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि चारों जो टर्म्स होगा वो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हाँ सर, ठीक है, इस चीज को चारों को समझ लीजिए। ये चार समझिए कि हमारे आगे के 10-12 लेक्चर जो हैं इन चारों टर्म्स पे चलने वाला है। ठीक, उससे ज़्यादा लेक्चर लग सकते हैं, तो मिटा दो उसको। अब हम लोग बारी बारी से वेपर प्रेशर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ट्रिक एक समझ लेते हैं आप, बहुत आसान ट्रिक है, उसको मैं बता देता हूँ। ट्रिक एक है कि भाई किसी लिक्विड या किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, कोई मान लीजिए हमारा प्योर सॉल्वेंट था, क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, उसमें क्या मिलाना शुरू किया, सॉल्यूट मिलाना शुरू किया। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटता है। क्या बोला, रिलेटिव लोडिंग, लोडिंग मतलब क्या, वेपर प्रेशर घटेगा। आपको सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, सर याद रख लेना, धीरे धीरे आपको लॉजिकली समझाऊंगा भी कि क्यों घटता है क्यों बढ़ता है, लेकिन अभी क्या है, बस आपको ट्रिक याद कर लीजिए शुरू में कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, आपको घटेगा, और क्या होगा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आपको बढ़ेगा। इसमें से दो टर्म्स बढ़ रहे हैं, दो टर्म्स क्या घट रहे हैं, वेपर प्रेशर घट रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बढ़ता है। क्या करने से, एक लिक्विड लो, मान लो वाटर ही लेते हैं, वाटर में क्या मिला दिया, शक्कर मिला दिया, क्या मिला दिया, शक्कर नहीं मिलाए थे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन शक्कर मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, 100 नहीं हो, 100 से ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का ही मतलब होगा। पानी नहीं मिलाए थे तो वाटर कितना फ्रीज होता था, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीज होता है, लेकिन शक्कर मिला दो तो क्या हुआ, 0 के से नीचे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा आपको, है ना। क्यों घटता है, ये सब बातें हम लोग करेंगे, लेकिन अभी बस ट्रिक याद कर लो कि क्या आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने से उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हैं आपको बदल जाते हैं। तो वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ऐसे तो टर्म्स आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, लेकिन छोटा सा ट्रिक भी है जो अपन लोग 12th क्लास में जब पढ़े थे तो सीखे थे, आप भी सीखना चाहो तो सीख लो। एक छोटा सा ट्रिक है कि मोबाइल बढ़ता है वाईफाई घटता है, ऐसे करके हम लोग ट्रिक बनाते थे अपन जब हम लोग पढ़ा करते थे तब। और इससे क्या मतलब निकल के आया, अब मोबाइल से एम के समझना क्या, मोलैरिटी, क्या समझना, मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोलैरिटी बढ़ेगा, ऐसा समझना, मोलैरिटी बढ़ेगा तो इसके साथ साथ कौन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, मतलब ये तीनों एक साथ चलेगा, ये दोनों उल्टा चलेंगे। एम यहाँ क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर से घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब क्या इसी को घटाओगे तो ये बढ़ेगा आपको, मोलैरिटी घटाओ, मोलैरिटी घटाओ मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन घटाए, तो कौन से घटाओ तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और क्या वेपर से बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो क्या ट्रिक हुआ कि मोबाइल बढ़ता है तो वाईफाई घटता है, मोबाइल घटता है वाईफाई बढ़ता है, ऐसे वाईफाई में W से नहीं V से दिखा दिया मैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर ट्रिक में यार हम लोग ये नहीं कि लॉजिक वो नहीं लाते, बस याद करने का एक आसान तरीका पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि ट्रिक में अपना किस लगा सर आपको केमिस्ट्री या इंग्लिश नहीं आता सर,
वाईफाई तो डब्ल्यू से होता है सर, आप वी से लिख दिए हो, बस याद करने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू से कोई टर्म ही नहीं है, ठीक। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ऐसे दिमाग में एक छोटा सा ट्रिक बना लीजिए, मोबाइल बढ़ेगा वाईफाई घटेगा, वाईफाई मोबाइल घटेगा तो वाईफाई बढ़ेगा, ऐसे करके दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सब शुरू में आपको हो सकता है दिक्कत दो याद करने में, जैसे जैसे आप क्लास होते जाएगा आपको धीरे दिमाग में बैठते जाएगा सब चीज़ें, कि कौन सा सॉलिड बनाने से कौन कौन बढ़ता है, कौन कौन घटता है, फिर इसकी साथ जरूरत भी ना पड़े आपको, ठीक है। चलिए तो मिटा देता हूँ आपको, बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। उसमें डिप्रेशन क्यों आता है, एलिवेशन क्यों होता है, सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए तो हेड लिखिए वेपर प्रेशर। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले प्रेशर समझ में आता है, कोई बोले प्रेशर तो फील तो आता है सर, मतलब नहीं समझ में आता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बोले से तुम जानते थे सर, हम तो 9th में पढ़े हैं, अच्छी बात है जानते हो। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक। यूनिट क्या हो जाएगा इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें ऐसा यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm। ये सब टर्म्स आप आगे काम आएगा इसलिए लिख देता हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि आपकी जो हेडिंग दे रहे हैं उससे कनेक्टेड है, बस इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, 1 atm। क्या होता है, 1 atm। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग अभी वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जिस एनवायरमेंट में हम लोग हैं उस एनवायरमेंट में एयर के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, 1 atm का, ठीक है। इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो तो कितना है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। पास्कल साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों एक ही यूनिट है, एक ही चीज है, और दोनों क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ क्या है, प्रेशर। बोलो सर वेपर प्रेशर पढ़ाते पढ़ते ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुत सारे प्रेशर के यूनिट के साथ डील करना पड़ेगा, तो सब यूनिट को पहले से जान लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है। 1 atm को अगर ऐसा यूनिट में लिखें तो इतना कितना लिखेंगे, पूरा 1.01325 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल लिख सकते हो। अब जानते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल को ही बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। वो वाला बार नहीं जो समझते हो तुम लोग, ठीक है। हाँ भाई बार अलग चीज है, ठीक है। ये प्रेशर का क्या है, यूनिट है। तो देखो 1 atm और बार में क्या है, 1.01325, मतलब 1 atm 1 बार नियरली क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन एटीएम जो है हल्का सा बड़ा होगा किससे, बार से, क्योंकि एक एटीएम में कितना, एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब क्या है, एटीएम बड़ा है बार से। एक्चुअली में मतलब रफली क्या बोलोगे, 1 atm नियरली इक्वल टू क्या, 1 बार। लेकिन अगर कोई बोले एग्जैक्ट करेंगे तो कौन बड़ा होगा, एटीएम। 1 atm 1 बार से बड़ा होता है आपको, ठीक। लेकिन रफली 1 atm 1 बार को आप सेम लेके चल सकते हो। इसी को लिख सकते हैं 760 mmHg, ठीक है। mmHg को हम लोग बोलते हैं टॉर। एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे एक सम्मान में टॉर भी बुलाया था। अब तुम यार मैं प्रेशर पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो टर्म है ना ये बहुत काम आएगा, और इसके जितने भी यूनिट है ना सब आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन बनाओगे वेपर प्रेशर के, उसमें सब यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो आप सब में रिलेशन पढ़ लो कि एक एटीएम का कितने बार, कितने पास्कल, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना mmHg, कितना टॉर, ये सब चीज़ें पहले से आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, तो पता चला कि सब चीज़ सीख गए, यूनिट कन्वर्जन करने में दिक्कत जा रही है। सब चीज़ें आप 9th में सिखाया जाता है, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, पता नहीं। खैर इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल सकते हो यार, 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट आपको प्रेशर के होते हैं। इसमें सबसे फेमस उच्चार जो शुरू वाला है mmHg भी बहुत फेमस है। तो सबको रिलेशन याद रखना कि 1 atm में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर, कितना पास्कल, कितना mmHg, ये सब याद रखिएगा आप। तो कोई बोले प्रेशर का मतलब क्या, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसमें धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ फोर्स लगाया, कुछ एरिया पे लगाया, तो फोर्स अपॉन एरिया का जो वैल्यू होगा वही क्या देगा, प्रेशर देगा सर, ठीक है। तो बोलो सर हमको प्रेशर थोड़ी पढ़ना, हमको तो वेपर प्रेशर पढ़ना है सर, ठीक। तो हम लोग पहले वेपर समझ लेते हैं। वेपर प्रेशर, देखो प्रेशर समझ में आ गया, वेपर समझेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या वेपर प्रेशर क्या होता है। तो पहले हम लोग प्रेशर समझ गए, प्रेशर आप पहले से भी जानते हो, तो वेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। वेपर शायद 11th क्लास में भी आप तो पढ़े हो थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, अगर ढंग से पढ़े होगे तो शायद बताया गया होगा, और नहीं तो फिर हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही। आइए वेपर, चलिए देखिए बहुत लोग वेपर
गैस, स्टीम, ऐसा में हो सकता है कंफ्यूज रहे, ऐसा होता है, ठीक है। वाटर वेपर और वाटर स्टीम, ठीक है, दोनों में क्या है, काफ़ी अंतर है, ठीक। क्यों? देखो वेपर जो है, एक आप 11th में टर्म पढ़े होगे इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन। कोई भी लिक्विड, दुनिया में कोई भी लिक्विड है, बस लिक्विड होना चाहिए भाई, ध्यान सुनो, कोई भी चीज क्या है, लिक्विड है, आपको किसी भी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, हाँ जिस टेम्परेचर पे रखे उस टेम्परेचर में क्या हो, लिक्विड हो। पता चला कि बोले कि से H2O को रख दिए -25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वही -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखो तो वाटर H2O जो है लिक्विड नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सॉलिड में रहेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा जाए तो ध्यान रखना जिस टेम्परेचर पे रख रहे हैं उसमें जो सब्सटेंस रखे हो क्या हो, लिक्विड होना चाहिए। कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर, जैसे वाटर क्या है, वाटर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, रूम टेम्परेचर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पे रखा जाए और टेम्परेचर क्या रखा जाए, 0 से 100 के बीच में रखा जाए तो क्या होता है, तो H2O क्या आता है, लिक्विड में रहता है। तो उसी टेम्परेचर रेंज की बात मैं कह रहा, 100 से ज़्यादा नहीं, 100 0 से कम की बात नहीं कर रहा मैं आपको बस बोल रहा हूँ कि लिक्विड रहे, ठीक है। कोई भी लिक्विड दुनिया में उठाओगे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे रखो, बस टेम्परेचर ऐसा चुनना है कि वो लिक्विड अपना स्टेट मेंटेन रखे, ठीक है। ढंग से सब बात को ढंग से समझिएगा। तो कोई भी लिक्विड लिए किसी भी टेम्परेचर पे लिए, ठीक है, तो वो क्या इवोपरेट होता है। इवोपरेट मतलब क्या कि उसके जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होता है, सरफेस छोड़ के एस्केप होते रहते हैं। ये आपको नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई भी लिक्विड लोगे किसी भी टेम्परेचर पर लोगे तो क्या होता है, उसमें इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन का क्या मतलब होता है कि वो अपना सरफेस छोड़ के क्या होता है, आपको उसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, मोलिक्यूल जो हैं उसके, वो क्या होंगे, आपको पार्टिकल छोड़ के सरफेस छोड़ के स्कैप होते रहते हैं आपको। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी। अगर देखो तो बोले सर काइनेटिक सब उड़ जाएगा क्या, यार इतना भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होता कि पूरा का पूरा निकल जाएगा आपको। देखो काइनेटिक एनर्जी जानते होगे आप कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का होता है उसमें सबसे कम किसका होता है, सॉलिड। अगर सॉलिड में पार्टिकल सब है इकट्ठा तो उसमें काइनेटिक सबसे कम होगा, फिर किसमें, लिक्विड में, फिर किसमें, गैस में। गैस में काइनेटिक सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम। तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, ध्यान देना, मोस्टली पार्टिकल क्या बंधे ही रहते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जो हैं, जो सरफेस वाले जो हैं, वो आपको क्या होता है, एनर्जी कुछ गेन करके नीचे वाले सरफेस, जैसे बोलो से एनर्जी लेगा कहाँ से, तो एनर्जी अपने जैसे नीचे वाला पार्टिकल से टकराया, उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन किया, उससे क्या होता है, कुछ पार्टिकल, सब नहीं, ये नहीं कि सब पार्टिकल सरफेस छोड़ के भाग जाएगा, कुछ पार्टिकल सरफेस छोड़ के निकलते रहते हैं आपको। और वो इसके ध्यान देना, तो बोले से उसे एनर्जी जो है कहाँ से आया, वो बाकी जो पार्टिकल नीचे वाले हैं उससे लेके भागा, तो इससे क्या होगा, तो इससे जो बचे हुए पार्टिकल उनका एनर्जी थोड़ा कम होगा, ठीक है। इस आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाएगा, वो जो घड़े में पानी ठंडा नहीं होता है, वो इसी का एग्जांपल है, ठीक है। उसको मैं समझाऊंगा वो ढंग से, पहले अभी समझ लीजिए क्या, अभी क्या समझना है, इवापोरेशन जो है क्या फिनोमेना होता है। तो कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सरफेस छोड़ के स्केप करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो फिनोमेना होता है क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। सब पार्टिकल उड़ जाते हैं क्या, नहीं सर, ठीक है। अगर आप इसको ढक्कन बंद करो तो कुछ समय के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर इसको मैं ढक्कन बंद करूँ ऊपर, जैसे मान लो घर में क्या लो, एक बॉटल लो, उसमें पूरा पानी मत भरो, 3/4 पानी भर दीजिए मान लीजिए, तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। जो 1/4 बचा हुआ उसमें क्या होगा, उसके वाटर वेपर क्या होंगे, जाके एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और एक समय क्या है, ये नहीं कि पूरा का पूरा वाटर निकल के चला जाएगा, ठीक है। एक समय वहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको आ जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम आता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा क्या है, देखो मैं बार बोल रहा हूँ डिस्कस करेंगे, तो ये नहीं कि मैं दूसरे क्लास में, इसी क्लास में डिस्कस करने वाले, बस उससे सीक्वेंस वाइज करने वाले हैं। तो पहले इवेपोरेशन समझ लीजिए। इवेपोरेशन क्या होता है, बात समझ में आ गई। कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सरफेस छोड़ के स्केप करते रहते हैं। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो या कम हो, ये नहीं कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तभी इवेपोरेट होगा, ठीक है। अच्छा तो सोचो, मान लो आपकी बिलासपुर मान लीजिए अरपा नदी है, अरपा नदी में जो पानी धीरे धीरे, जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो पानी धीरे का लेवल घट जाता है। क्यों घटता है भाई, तो पानी बॉयल होकर उड़ गया, क्या बिलासपुर का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है क्या, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचता तो हम लोग जिंदा रहते क्या, या 40 पे परेशान हो जाता आदमी। यानी अरपा नदी का जो पानी है गर्मी के समय में जो गायब हो जा रहा है, तो क्या बॉयल होकर गायब हुआ क्या, तो नहीं, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है, हर एक टेम्परेचर पे चलते रहता है। कम टेम्परेचर, जैसे अभी भी ठंडे के मौसम में इवेपोरेशन होगा, वैसे कहा बात कर रहे हो सर, बिल्कुल कम टेम्परेचर है तो कम इवेपोरेट होगा लिक्विड, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इवेपोरेट होगा लिक्विड। लेकिन इवेपोरेशन एक ऐसे फिनोमेना जो होगा ही, लिक्विड है तो कोई इवेपोरेट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ पार्टिकल उसके जो है
क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में स्केप होके उसके सरफेस से आ रहे हैं। आप समझ रहे? तो कोई भी लिक्विड आपको इस तरह से क्या होता है, आपको इवेपोरेट होते रहता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है लिक्विड के साथ, इसमें मेरा हाथ कुछ नहीं है, नेचर का हम लोग का स्टडी हुआ है, उसमें आप देखोगे कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जो आपको इवेपोरेट ना हो। हर एक लिक्विड क्या होता है, टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते रहता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या, ये नहीं कि टेम्परेचर क्या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो गया तभी जाके ये गैस बन के उड़ेगा, ठीक है। ये आपको किसी भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा, कम टेम्परेचर कम इवेपोरेट होगा, लेकिन इवेपोरेशन होगा जरूर, ठीक है। और देखो यार, इसी को बोलते हैं वेपर। जो जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर जो है, तो वाटर के कुछ पार्टिकल क्या हो गया, स्केप किए, तो उसको बोलेंगे वाटर वेपर, उसको स्टीम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वाटर लिक्विड स्टेट में देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड में भी रहता है, और उसको क्या होता है, लिक्विड में है तो इवेपोरेट भी होगा, ठीक है। वाटर वेपर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर के पार्टिकल H2O के पार्टिकल क्या हो, एटमॉस्फेयर में स्केप करके आ रहे हैं, तो उसको स्टीम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेपर। यानी वेपर क्या है, किसी लिक्विड का क्या है, गैसियस फेज, क्या है, गैसियस फेज, ठीक है, ये समझना है। और वो उसमें टेम्परेचर रोल नहीं करता कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। जैसे कोई बोले स्टीम बनने के लिए, जैसे बोले कि स्टीम क्या होता है, ये आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से उससे ऊपर रहेगा तभी मिलेगा, है ना। 100 या 100 से ऊपर रहेगा तभी आपको मिलेगा। मतलब प्रेशर, तो यार यहाँ पे प्रेशर के कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे होंगे तो मैं सोचना, प्रेशर में जब भी टेम्परेचर की बात सिर्फ करता हूँ तो प्रेशर अगर नहीं बोलता हूँ तो 180 में लेकर चलना है। जो हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो हमारा जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका प्रेशर कितना था, 180 है। उस टेम्परेचर की बात, उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टीम के लिए कोई बोले कि स्टीम कब बनेगा, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए। कोई भी बोले कि स्टीम बन गया, तो स्टीम होने के लिए क्या है, मिनिमम टेम्परेचर डिफाइन है कि नहीं, ये भाई बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा तभी इसको स्टीम बोलेंगे। लेकिन वेपर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर वाटर ऊपर गैस बन के निकला है तो उसको बोलेंगे वेपर, है ना। 50 पे भी गैस बन के निकला है तो ज़्यादा गैस बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, वेपर, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड आपको क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर को इवेपोरेट होकर निकलेगा तो जो उसके गैसियस फेज होगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। बात समझ रही है? तो वेपर वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वेपर क्या है, लिक्विड का क्या, गैसियस फेज, ठीक है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है, ये वाली बातें मत कीजिएगा, ठीक है। स्टीम को भी आप वेपर बोल दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वेपर आप जान लीजिए क्या बोला जाता है, लिक्विड कोई उस टेम्परेचर पे लिक्विड में है और उसी का कुछ फेज, कुछ पार्ट क्या हुआ है, स्केप होकर एटमॉस्फेयर में आया, तो उसको क्या बोलेंगे कि इस लिक्विड का क्या है, वेपर है। पानी यहाँ रखे, पानी थोड़ा धीरे धीरे उड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ये भाई वाटर क्या है, वेपर है कि नहीं। इस रूम में क्या आपको मॉइस्चर नहीं है क्या, उस सॉरी मॉइस्चर बोल रहा हूँ, मतलब इस रूम में भी क्या वाटर वेपर नहीं है क्या, है। यहाँ पे भी आपको वाटर वेपर, कोई भी बारिश का मौसम है तो ज़्यादा वाटर वेपर मिलेगा, गर्मी का मौसम भी हो तब भी वाटर वेपर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि लिक्विड अगर है तो वेपराइज होगा तो उससे कुछ ना कुछ वेपर उसके एटमॉस्फेयर में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक। तो वेपर वर्ड से आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। गैसियस बोल सकते हो, गैसियस फेज बोल सकते हो ऑफ लिक्विड बोल सकते हो, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल है, एट टेम्परेचर जो है, देखो बोलो सब गैसेस, सिर्फ लिक्विड से हम लोग आज तक सुनते थे कि लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस बनता है। वो गैस क्या, वो देखो यार, उस गैस को वेपर बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। आपको वेपर जो वर्ड है कि जरूरी नहीं कि बॉयल हो जाए तभी हम वेपर वर्ड बोलेंगे आप। मैं यहाँ पे बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, वेपर में कंफ्यूज मत होना कि सर गैस बन गया तो सब बॉयल हो गया, ये बस चीज से बचिए आप, ठीक है। वेपर वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब मत सोचना कि लिक्विड बॉयल हो गया है, इस वर्ड को बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। यहाँ पे एनी टेम्परेचर मैं बार बार इसी लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई कष्ट तो फील आ गया होगा यार, चाहिए ढंग से वेपर वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। कोई बोले वेपर तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो लिक्विड था, लिक्विड का फेनोमेना होता है कि इवापोरेट होगा। इवापोरेशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लिक्विड है तो इवापोरेट होगा ही होगा, ठीक है। इवापोरेट होगा तो उसका जो गैसियस फेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं वेपर प्रेशर पे। कोई बोले ऐसा क्यों होता है लिक्विड के साथ, तो बोल सकते हो कि लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड से क्या होता है, गैस से क्या होता है, कम होता है। तो लिक्विड के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी आपको होता है जो कि सॉलिड से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो उसके कारण बोल सकते हो कि वो क्या
स्केप कर जाता है। और सोचो इसके बाद स्केप करने के एनर्जी आया, वो आया कहाँ से, तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो उसको एनर्जी दिए, और उससे बाकी बचे हुए लोगों का एनर्जी था क्या हो, कम हो जाता है। जैसे आप इसी फिनोमेना से जो घड़े में ना पानी ठंडा होता है, जैसे देख दो घर में, आप गर्मी के मौसम में आप घर रखते हो, घर में क्या होता है, पानी धीरे धीरे क्या होता है, आप सुनो ना, ठंडा हो जाता है। ठंडा क्या होता है तो क्या जम जाता है क्या, नहीं, एक समय के बाद क्या होता है, आपका जो जनरली पानी जो रखोगे ना उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस क्या हो, कम मिलेगा, 2-3 डिग्री। जैसे मान लो ऐसे पानी मिल रख रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे है या 30 डिग्री सेल्सियस पे है, घरे में रख दोगे तो वही 28-27 ऐसे पे मिलेगा आपको, मतलब 1-2 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। अब बोलो सर ऐसा क्यों होता है, ध्यान से इसमें पूरा का पूरा कहानी किससे जुड़ा हुआ है, इवेपोरेशन से। इसी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब घड़ा उठाते हो, घड़ा जब लाते हो, अगर आप देखे होगे तो उसमें बहुत सारे पोर्स होंगे, है ना, बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे पानी क्या होता है बाहर, रिसीस के बाहर आता है, समझ आता है ना, ठीक है। जो पोर्स हैं, आप घड़े में पानी रखो, कुछ देर के बाद हम देखोगे उसका जो बाहर वाला सरफेस वो लगेगा क्या कि गीला हो गया, वेट हो गया आपको, ठीक है। तो कैसे कि वेट हुआ होगा, तो जो पानी अंदर होता है रिसीस के क्या बाहर सरफेस तक आया होगा, हाँ। तो ये सब सरफेस पे क्या है, अंदर ये जो बना हुआ है वो क्या है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, पोर्स हैं। तो पोर्स के कारण क्या हुआ, सरफेस पानी अंदर से क्या होता है बाहर तक पहुंच जाता है। अब लिक्विड है तो लिक्विड है तो भैया वेपराइज तो होगा ही, तो यहाँ जो सरफेस मान लो पहुंचा वो लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होगा, ठीक है। अब जैसे लिक्विड वेपराइज होगा तो ये क्या होगा, ये जो उसके पास वेपराइज होने के लिए, वही वेपराइजेशन के लिए क्या, लिक्विड से वेपर बनाना एक कैसा प्रोसेस है, तो ये सब इंडोथर्मिक है, क्या है, इंडोथर्मिक। लिक्विड से वेपर बनना कैसा प्रोसेस है, ये इंडोथर्मिक है। एनर्जी इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब समझिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, ये लिक्विड वहाँ से बाहर भाग गया, वेपर बन के बाहर है, तो वो एनर्जी उसको मिला कहाँ से, तो जो बाकी लोग हैं वो एनर्जी दिए होंगे। अब एनर्जी दी तो उनको क्या हुआ था, इसका टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, है ना, टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ होगा। और सब बाहर से नहीं आएगा क्या, यार ये जो पोर्स इतने छोटे हैं बाहर से आपको वाटर वेपर क्या नहीं आ पाएगा, ये मत सोचना कि सर बाहर से अंदर आ रहा है आपको, ठीक है। नीचे से क्या हो, अंदर से बाहर लिक्विड पोर्स के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है। वो पोर्स पूरे भरे हुए हैं, सरफेस पे लिक्विड पहुंचा और क्या वो वहाँ से स्केप कर रहा है आपको, और स्केप किया तो एनर्जी लिया कहाँ से, तो बाकी बचे हुए जो वाटर मोलिक्यूल थे उससे लिया, तो उससे उसका टेम्परेचर क्या हो, घट जाता है, ठीक है। अब बाहर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ क्या है 23 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, 24 डिग्री सेल्सियस घटते घटते। अब बोलो सर कि तो यहाँ पे तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर हाई से लो क्यों हो जाएगा, तो आपका जो घड़ा होता है वो क्या होता है, मिट्टी का बना होता है, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ऐसा नहीं बाहर से हीट अंदर आएगा, बात सही है, लेकिन उसका जो हीट फ्लो का जो रेट होगा बहुत स्लो होगा, क्योंकि जिस बर्तन का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो समझ में आया आपको, घड़ा में क्या हुआ, घड़ा से पानी रिसीज के बाहर गया और सरफेस से पहुंचने के बाद क्या हो गया, इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के लिए जो एनर्जी है उसको कहाँ से मिला, तो जो बाकी बचे वाटर मोलिक्यूल से लिया, उससे क्या होगा, तो उससे कि उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा सर, ठीक है। और इससे पानी थोड़ा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। आप ये भी सोचना कि मान लीजिए पानी अगर घड़े में 5 लीटर लेते हो तो 5 लीटर नहीं रहेगा, क्यों, कुछ कुछ तो इवेपोरेट होता जाएगा यार, तो वाटर के एक्चुअल अमाउंट तो धीरे से क्या हो, धीरे क्या हो, कम होगा। आपको एक समय इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। इक्विलिब्रियम यार तो आप लोग 11th क्लास ढंग से पढ़े होगे तो इक्विलिब्रियम समझ में आता होगा ढंग से, ऐसा नहीं कि कहानी चलते ही जाएगा, कुछ एक बार इक्विलिब्रियम, ये नहीं कि एक बार इवेपोरेट होते ही चला जाएगा, हीट लेते ही चला जाएगा, ठंडा होते ही चला जाएगा और क्या हो जाएगा, आपको धीरे धीरे फ्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक समय के बाद क्या हुआ, ये इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो हीट इधर से इधर भी आने लगेगा, हाई से लो की ओर भी आने लगेगा, और उससे क्या होगा, कुछ देर के बाद वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप कि थोड़ा वो ठंडा कर देता है, उसका रीजन क्या है, इवेपोरेशन। आज के बाद कोई अभी बोले कि इवेपोरेशन से घड़े में रखा हुआ पानी थोड़ा ठंडा क्यों हो जाता है, रिलेटिवली हल्का सा ठंडा क्यों मिलता है, जनरली रखते हैं एटमॉस्फेयर में तब, और घड़े में रखते हैं तब ठंडा क्यों आता है, उसका रीजन आपको इवेपोरेशन में छुपा हुआ है। तो कष्ट नहीं होना चाहिए, पक्का। चलो समझ आ रहा बात है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अभी तक वेपर प्रेशर बट पे नहीं पहुंच पाए, प्रेशर समझाया, वेपर क्या होता है समझाया आपको मैं। अब हम लोग का जो मतलब की चीज़ है, जो हमारे किताब में पूछा जाता है वेपर, ये सब टर्म्स को मुझे ना भी पता चलता, क्योंकि 11th में मैं थोड़ा जल्दी भी हूँ, फास्ट पढ़ाया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि 11th में आप थोड़ा पढ़ चुके होंगे इसको, ठीक है। फिर भी हम लोग वापस आते हैं वेपर प्रेशर पे, क्या होते हैं वेपर प्रेशर पे, क्योंकि हम लोग को जो लिखे हैं हेडिंग या जो कोलिगेटिविटी पढ़ रहे हैं वो क्या होता है आपको, उसमें क्या है टर्म, वेपर
सिर्फ नहीं है, प्रेशर सिर्फ नहीं है, हमको वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो वेपर प्रेशर को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वेपर वर्ड से आप डर नहीं रहे होगे, आपको वेपर वर्ड अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। ऐसे भी आप समझते थे, फील करते थे, लेकिन साइंस के हिसाब से आप लोग लूजली वर्ड जानते थे, बस थोड़ा मोटा मोटी जान गए, ढंग से समझे नहीं, बस आगे बढ़ रहे हैं। कोई हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को स्टीम और वेपर में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता था कि वेपर और स्टीम में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो स्टीम वर्ड बोलोगे क्या कि स्टीम के लिए क्या सर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए कहानी, तभी ये स्टीम बोल सकते हैं। और वेपर के लिए जरूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो, है ना। वेपर तो सर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही बन सकता है। वाटर वेपर होने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचना जरूरी नहीं है सर। तो वेपर और स्टीम में इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा, स्टीम के लिए बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होना जरूरी है, और वेपर के लिए बस कोई टेम्परेचर का बाउंडेशन नहीं है सर। चलिए, तो हम लोग वेपर प्रेशर हेड डालते हैं। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो समझो कि स्टार्ट हुआ। अभी तक हम लोग बस जो पढ़े हुए चीज़ें हैं उसी को बस पढ़ रहे थे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कहानी। ऐसे ये भी चीज़ पढ़ चुके 11th में, ढंग से 11th की बुक पढ़े होगे तो ये भी सब चीज़ें आपको आता हो। खैर, वेपर प्रेशर समझाने के लिए मैं आपको 2 4 5 डायग्राम बनाऊंगा छोटे छोटे, जिससे आपको थोड़ा फील आए मेरे हिसाब से। ये मान लीजिए हमारा लिक्विड है, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिए हैं। ऐसा सोचना है कि T बराबर 0 है, इस समय जो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्योर लिक्विड बोले, प्योर लिक्विड लिए हैं, इसका नाम बोलता हूँ ए। अब मैं अपना स्टॉप वॉच लगाया, मान लीजिए जार हमारा है, उसमें लिक्विड डाला, जैसे लिक्विड डाला उसमें स्टॉप वॉच पे 0 सेट कर लिया कि अभी टाइम क्या हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्टॉप वॉच की टाइम ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 0 पे आप क्या किया स्टार्ट कर लिया। अभी तो लिक्विड डाले हैं तो ये मान के चलते हैं कि हम वेपर इसका नहीं बना होगा, क्या लिक्विड रहेगा तो ना वेपराइज होगा। मान लो जार में पहले से लिक्विड था ही नहीं, अभी तुरंत लिक्विड डाले हैं तो वेपराइजेशन क्या होगा, शुरू होगा सर, ठीक है। तो अभी मान के चलते हैं कि इस लिक्विड का प्रेशर यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस लिक्विड का कोई भी यहाँ पे वेपर नहीं बना होगा, ना वेपर होगा। बताओ वेपर प्रेशर मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा कि जो वेपर वेपर मतलब क्या गैसेस मोलिक्यूल है उसका, और क्या होगा टकराएगा दीवार पे, इस पे जार के जो वॉल है उसके ऊपर टकराएगा तो फोर्स लगाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। अगर मान लो इसका लिक्विड ही नहीं है सर, यहाँ इसका वेपर यहाँ नहीं पहुँचा, तो यहाँ ना वेपर है तो भाई प्रेशर कैसे लगाएगा, है कि नहीं। तो यानी प्रेशर क्या बोलेंगे अभी 0, क्योंकि अभी इसका वेपर बना ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत लिक्विड रखे हैं। चलिए कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिए, कुछ देर के लिए छोड़े तो देखे क्या, अब जो है इसके ऊपर कुछ इसका प्रेशर, ये सब बैरोमीटर वगैरह से प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि सब प्रेशर मेजर कैसे किए, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आपको बहुत सारे जानते होंगे और आगे चल के इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे कि प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है। अभी हम लोग को बस इतना समझ लेना है कि यहाँ प्रेशर मेजर किया गया, तो यहाँ प्रेशर मेजर किया गया, तो अब इसका प्रेशर 0 नहीं मिला। आफ्टर सम टाइम 0 पे तो कहानी ये था, कुछ देर के बाद देखा गया कि उसके जो लिक्विड के ऊपर जो है, जो जहाँ पे पहले ए का कोई वेपर नहीं हुआ करता था जब तुरंत डाले थे, तब कुछ समय छोड़ने के बाद इसे वेपराइज हुआ होगा, क्योंकि लिक्विड है तो इसकी प्रॉपर्टी जाके वेपराइज होगा, स्कैप करेगा इसका सरफेस से क्यों पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे इसके जब ए के वेपर रहेंगे, यहाँ पे क्या है लिक्विड है, और इसको क्या बोलोगे वेपर ऑफ ए, वर्ड को समझिएगा। ए क्या है, लिक्विड है, ए का ही एक सब्सटेंस है, मान लो वाटर H2O, तो H2O का लिक्विड और H2O क्या वेपर, ठीक। चलिए तो अभी क्या होगा इसमें, अभी एक कुछ वेपर आ गया तो कुछ ना कुछ टकराएगा दीवार से, टकराएगा तो क्या प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा। तो यानी यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ देर और बीता, आफ्टर सम मोर टाइम, ठीक है, कुछ समय और दिए इसको। यहाँ मान लीजिए प्रेशर मान लो PA1 था, क्या था PA1, यहाँ प्रेशर मान लीजिए P1 था, मान लीजिए देता हूँ 0 ना होकर कुछ P1 था, कुछ समय और दिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखा क्या गया कि प्रेशर और बढ़ गया। कुछ समय और दिए तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो थोड़ा सा, अब प्रेशर 0 भी नहीं है, P1 भी नहीं है, अब मान लो प्रेशर P2 हो गया। यहाँ पे अरे लिक्विड है, लिक्विड वेपराइज हो रहा है, अगर मान लो पहले कम लोग थे तो कम टकराएंगे। यहाँ बस इस चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर तीनों जो रखे हैं सेम रखें, टेम्परेचर बदलाव नहीं ला रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखा गया है, ठीक है। तो वेपराइज होने दिए, प्रेशर 0 से कुछ बढ़ गया, P1 हो गया, कुछ और समय दिए तो प्रेशर और बढ़ के मान लो P2 हो गया, ठीक है, बढ़ के पहले से जो प्रेशर यहाँ पे अभी पे प्रेशर क्या है P2 है, और जो कि क्या है
पहले वाले यहाँ जो पहले जो प्रेशर हुआ करता था, यार मान लो इसको टाइम T1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं टाइम क्या T2। तो जो टाइम T1 पे जो प्रेशर हुआ करता था उससे क्या है, ज़्यादा प्रेशर हो गया। मतलब क्या कि इस समय जो जितने वेपर थे उससे ज़्यादा वेपर आ गए होंगे। अब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, है ना। ज़्यादा, क्योंकि यार एरिया तो वही है, एरिया तो बदल नहीं रहा, जो कंटेनर का ऊपर एरिया था वो तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया फिक्स है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है, फोर्स बढ़ा होगा। फोर्स लगाने में लोग कौन है, वेपर है, वेपर की संख्या बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कुछ समय और दिए, प्रेशर और बढ़ गया। इसका क्या मतलब कि सर, इसका ये मतलब है कि और वेपर जो है वेपराइज होकर आ गया होगा। यही सब एक्सपेरिमेंट से लोगों को फील हुआ था कि लिक्विड क्या होता है, वेपराइज होता है। जो हम लोग थ्योरेटिकली वर्ड बोले ना, उस यही सब एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से आपको भाई पहले था ही नहीं, फिर कुछ प्रेशर आ गया, फिर और बढ़ गया, ये कैसे हो रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या कि लिक्विड से उसके पार्टिकल क्या निकल के वेपराइज गैस के रूप में आ रहे होंगे तो ये टकराएगा वॉल ऑफ कंटेनर से और प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। आपको ये फील, ये सब एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे। छोटा सा आपके पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जो पार्शियल प्रेशर मेजर कर सकता है, तो आप ये सब चीज़ें घर पे भी कर सकते हो। खैर मुझे पता है कि आप लोग के घर में नहीं होगा, लेकिन इस लैब वगैरह में हो सकता है, लैब घर स्कूल वगैरह लैब में ये सब चीज़ें मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सब कहानी समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कहानी कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए मिटा दो उसको। अब और समय दिए, बोलो सर अब कितना समय दे दूँ सर, बहुत सा सफिशियंट टाइम दिया गया, तो प्रेशर बढ़ते ही चला गया, लेकिन समय के बाद देखे क्या कि प्रेशर अब जो है एक कांस्टेंट हो चुका है। अब कितना भी समय दे रहे हैं, मान लो 10 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद देखे, फिर 4 मिनट के बाद देखे, 5 मिनट के बाद देखे, तो 5 मिनट में प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, 6 मिनट के बाद और बढ़ा, लेकिन 10-12 मिनट देने के बाद देखे क्या है ना कि अब जो है कितना ही समय, 12 मिनट पे था तो भी प्रेशर उतना ही था, 25 मिनट छोड़ दिए तब भी प्रेशर उतना ही है, 30 मिनट छोड़ दिए तब भी प्रेशर उतना ही है। मतलब एक समय के बाद देखा गया कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अब एक्स्ट्रा लोग नहीं आ भाई, अगर एक्स्ट्रा ये वेपराइज होते रहता तो लोगों की संख्या बढ़ती रहती, तो प्रेशर बढ़ते रहता। लेकिन देखा यह गया कि कुछ समय के बाद प्रेशर बढ़ना बंद हो गया। मतलब क्या, अब वो सिस्टम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में क्यों आया होगा इसका रीजन भी देखते हैं। तो ये 3 डायग्राम के बाद एक डायग्राम और बना लीजिए। लोग ऐसे लिखना, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसे लिखिएगा, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय देने के बाद देखेगा क्या कि प्रेशर अब क्या हो गया है, बढ़ा है और बढ़ के कांस्टेंट हो गया है। अब उसके बाद कितना भी समय व्यतीत हो रहा है, ठीक है, समय लैप्स हो रहा है, लेकिन आपको प्रेशर में बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। इस कंटेनर में ये ऊपर से ढक्कन बंद रखा था इसको, तो अब यहाँ पे क्या, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसे बोल दोगे। देखो यार, हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करने में समय लगता है, इसलिए अगर आपको चाहते हो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, अटेन हो जाए, तो आप उसको समय दो। ये नहीं कि तुरंत लिक्विड रखे और तुरंत 2 सेकंड में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम अगर रफली बात किया ना तो इक्विलिब्रियम अटेन होने में इन्फिनिट्स में लगता है। कोई अगर रफली बात किया जाए तो इक्विलिब्रियम अटेन होने में इन्फिनाइट टाइम लगता है, लेकिन अपन लोग मान के चलते हैं कि वेरी लॉन्ग टाइम, अच्छा खासा समय दे दिया उसको, तो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्यों अचीव किया होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब आप सुन रखे हो मेरे हिसाब से 11th में, एक चैप्टर ही है पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बातें करूंगा, ठीक है। तो यहाँ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम के बाद क्या देखा गया कि प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, मैक्सिमम, और क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। मतलब जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब उसके बाद चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बढ़ नहीं रहा, ठीक है। टेम्परेचर वही रखे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है भाई, शुरू से टेम्परेचर मेंटेन रखे हैं आखिरी तक। हाँ, अब समय के साथ प्रेशर नहीं बदल रहा है, प्रेशर मैक्सिमम हो गया, क्या हो, कांस्टेंट हो गया। यही जो मैक्सिमम प्रेशर होगा या जो कांस्टेंट, जो जिसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगा, इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T। जो टेम्परेचर शुरू से मेंटेन रखे उस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अब ये मुद्दा है कि सर बढ़ क्यों नहीं रहा हो, कांस्टेंट क्यों हो गया होगा। तो कांस्टेंट होने का रीजन बताता हूँ आपको। अब आप चीज़ देख रहे हो कि वह लिक्विड से लिक्विड वेपराइज होकर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ वेपर की संख्या, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन समझ में आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हो NyV लिख सकते हो मोलारिटी के रूप में, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम तो उतना ही है, जगह तो उतना ही है, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा किसका, वेपर का। यही समय के साथ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वेपर क्या हो, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। भाई देखिए ना, शुरू में प्रेशर कम 0 था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, मतलब प्रेशर बढ़ा मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। देखिए आप देख सकते हो PV NRT होता है ना, PV क्या होता है, NyV × RT लिख सकते हो, NyV को कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, है ना।
और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर बदले नहीं है और कांस्टेंट होता ही है, तो कंसेशन ऑफ प्रेशर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा आपको, या प्रेशर बढ़ेगा तो कांस्टेंट बढ़ रहा होगा आपको गैस का। यहाँ पे जो भी वेपर है ना, किसका वेपर है, ए का, है ना, तो यहाँ कांस्टेंट बढ़ रहा होगा। तो उससे कांस्टेंट बढ़ने से क्या होता है, तो कंसेशन बढ़ेगा तो एक इसका क्या होता है, एक आप सुने होंगे जैसे बारिश के मौसम अगर चल रहा है तो बारिश क्यों होता है, कंडेंसेशन के कारण। कंडेंसेशन का मतलब समझ आता है आपको, जो वेपराइज मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो गया, जुड़ना शुरू हो गया। पहले यही चीज़ जैसे क्या होता है, गर्मी के मौसम वही लिक्विड से वेपर बन के क्या हुआ, बादल बना। अब बादल क्या होता है आपको, कंडेंस होकर क्या होता है, फिर बारिश बन के नीचे लौटता है। मतलब क्या, यहाँ से लिक्विड क्या वेपराइज होना शुरू हुआ, वेपर हुआ। अब ये सब क्या हुआ, आपस में तो टकरा सकते हैं, आपस में टकरा क्या फिर जुड़ जुड़ के क्या ड्रॉपलेट्स बन के, ड्रॉप बन के क्या नीचे बैठना भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये आपको, जब यहाँ पे लोग इसकी संख्या कम थी, मान लो शुरू में ए का वेपर था ही नहीं, तो वह क्या होता था आपको, कंडेंसेशन। एक होता है इवापोरेशन, एक होता है कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से वेपर जा रहा है, क्या इवापोरेशन फिनोमेना हुआ। अब वेपर से वापस लिक्विड बना, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, है ना। और कंडेंसेशन कब होगा, जब वेपर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, या लिक्विड वेपर बढ़ते जाए, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो लोग बहुत सारे क्या होंगे आसपास आएंगे, बहुत सारे कोलिजन होगा, और कोलिजन से क्या होगा आपको, चिपक के कोलाइड होके जुड़ के क्या हो सकता है आपको, ड्रॉपलेट्स बन के नीचे बैठ आते जाएंगे, और इसको नीचे वेपर से वापस लिक्विड बनेगा, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, समझ रहा बातें हैं। वेपराइज, अब जो कहानी क्या है कि ये जो हम लोग कांस्टेंट हुआ था प्रेशर, ये प्रेशर कांस्टेंट होने का रीजन जानते हो क्या रहा होगा, कि इस समय काफ़ी देर के बाद क्या होता होगा, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होता होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू क्या होता होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ए कंडेंस होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, वेपर से लिक्विड वापस, है ना, वेपर से लिक्विड, और इवेपोरेट मतलब क्या, लिक्विड से वेपर। इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये प्रेशर यहाँ बढ़ना क्यों बंद हो गया, कांस्टेंट बढ़ना क्यों बंद हो गया, क्योंकि सर कुछ देर के बाद क्या होता होगा आपको, रेट बराबर हो जाता है, जितना लिक्विड से वेपर निकल के जा रहा है उतना वेपर वापस लिक्विड में आ जा रहा होगा। ठीक है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, रेट बराबर हो गया होगा, इसलिए क्या अब वहाँ पे नेट चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लो एक रूम है, एक रूम में मान लो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से मान लो 1 लोग आ रहे हैं, दूसरे दरवाजे से 1 लोग निकल जा रहे हैं, मान लो 50 लोग एक रूम में भर दिए, और उस रूम में क्या 2 दरवाजे हैं। अब एक नया बंदा उस रूम में इंटर करता है एक दरवाजे से, एक पुराना बंदा उस रूम से निकल जाता है, जितना आया उतना ही मान लो गया, तो क्या होगा, समय के साथ उस रूम में लोगों की संख्या क्या 50 का 50 बना रहेगा। तो वही कहानी इसके साथ है, मान लो कुछ 5 मोलिक्यूल इवेपोरेट हो गया, वही 5 मोलिक्यूल फिर कंडेंस भी हो गया, तो यहाँ पे जितने मोलिक्यूल की संख्या इवेपोरेट हुआ था वो क्या है, कांस्टेंट हो गया है, मतलब अब नेट लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है। ठीक है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, और नेट क्या है, मेंटेन है। तो क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब जिस रेट से इवेपोरेट होकर लोग आ रहे हैं ऊपर, उसी रेट से कंडेंस होकर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। कंडेंस मतलब क्या, वेपर जो है जुड़ के लिक्विड बनेगा आपको। ठीक है, पहले क्या था, लिक्विड से वेपर बन रहा था आपको, अब क्या है, मतलब कि देखो कहानी, ये जो प्रोसेस दोनों है ना, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेकिन शुरू में क्या होता था कि शुरू में यहाँ वेपर कम था, तो कंडेंसेशन का रेट क्या था, स्लो था, और इवेपोरेशन का ज़्यादा था, जाने वाले लोग ज़्यादा थे, आने वाले लोग क्या थे, कम थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया। जानते हो रेट जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, ये सब आप चीज़ें पढ़े थे कहाँ, इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इस टर्म पढ़े होगे, वहाँ बताया गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उस पर कुछ पावर भी दिखाया गया था। ठीक है, वहाँ पे कोफिशिएंट जो था उसी को पावर दिखा गया था। ठीक है, लॉ ऑफ मास। अभी एक चैप्टर हमारे इसके बाद है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को और ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ फिर भी आप जान लो, ये जान चुके होगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। ठीक है, कि रेट जो है किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा किस बढ़ने से, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वेपर का, तो बढ़ रहा है, तो वेपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, और इसीलिए वो बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर हो गया, तो क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। शुरू में इक्विलिब्रियम अचीव क्यों नहीं, शुरू में क्यों प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि शुरू में जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, आने वाले लोगों की संख्या कम थी। आने वाले लोगों की संख्या कम क्यों थी, क्योंकि शुरू में वेपर कॉन्सेंट्रेशन कम था, कॉन्सेंट्रेशन कम था तो रेट कम था, तो इसलिए कम रेट से लोग नीचे आ रहे थे। ठीक है,
यानी रूम में आया 5 लोग, गया 2 लोग, तो नेट धीरे धीरे क्या हुआ, संख्या 3 के हिसाब से क्या हुआ, पर टाइम में चेंज होता, मतलब इंक्रीज होता जाएगा। आपको बात समझ में आना चाहिए। अब इसको थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं, इसको इक्विलिब्रियम को। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या बोला कि इस इक्विलिब्रियम को दिखाएंगे कैसे, ये लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। इक्विलिब्रियम को दिखाना ऐसे, लिक्विड से क्या जा रहा है, वेपर, और वेपर से वापस क्या, लिक्विड भी आ रहा है ना। रेट ऑफ इवापोरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन लिखोगे तो ऐसे लिखना। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट आएगा, देखो पर्सनैलिटी आएगा क्या, कांस्टेंट आएगा। किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका, लिक्विड का, ठीक है। और दूसरा रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या लिखोगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या लिखोगे, उसमें के कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे के ई लिख सकते हो, ई फॉर इवापोरेशन के लिए। यार ये क्या है, के क्या है, कांस्टेंट दिखा रहा है। इस टर्म्स को बहुत ढंग से पढ़ोगे कौन से चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। रेट के इवापोरेशन ई फॉर, और यहाँ पे क्या कंडेंसेशन सी लिख देते हैं। और यहाँ कांस्टेंट किसका लिखेंगे, ये सब चीज लिख ली होगी। यहाँ कांस्टेंट किसका लिखोगे, वेपर का, है ना ये, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड, आप एक बात सुने होगे कि लिक्विड और सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको दबा नहीं सकते, उसको मतलब प्रेस करके उसके वॉल्यूम को छोटा नहीं कर सकते। बताओ कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख रहा हूँ, NyV, है ना। अब आप देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने को कैसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम वही रह जाए, लोग बढ़ जाए, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि सर वॉल्यूम मोल उतना ही रखो, वॉल्यूम को कम कर दो, कंप्रेस कर दो। मान लीजिए कि कोई गैस ऐसे, मतलब बैलून लेते हैं, बैलून मान लो गैस के 1 मोल है, मान लिया जाए, ठीक है। 1 मोल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मान लो 0.10 मोल है, 0.01 मोल है मान लीजिए बैलून के अंदर। उसे दबाते हैं तो क्या होता है आपको, क्या गैस का संख्या बदल जाता है क्या, वो तो लीक नहीं कर रहा, लेकिन वॉल्यूम तो बदल जाता है ना। तो NyV में क्या होगा, N वही रहा, फिक्स रहा, वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो सब वॉल्यूम घट गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलोगे, बढ़ गया आपको। मतलब जिन लोगों को आप कंप्रेस वगैरह कर सकते हो उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया जा सकता है, गैस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये सब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आपको फिक्स रहता है, इनकम्प्रेसिबल है। इसीलिए यानी लिक्विड का यानी सॉलिड का कांस्टेंट क्या बोल दोगे, फिक्स, कांस्टेंट, है ना। चलिए, तो ये भी कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड भी कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और समय के साथ वेपर तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना ही, इसमें लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। या तो चारों डायग्राम में 3 शुरू में बनाया था, चौथा बनाया था, तो हर डायग्राम में क्या हो रहा था, यहाँ लोग बढ़ रहे थे, तो वेपर का कांस्टेंट क्या हो, बढ़ेगा, रेट क्या हो, बढ़ेगा। तो जब डायग्राम देख लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको। यार ये सब इक्विलिब्रियम पढ़े होते ना तो इसको आपके लिए बहुत आसान होता। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया भी इसलिए हूँ क्योंकि ये चीज़ें पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि 11th में लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। मैं जामवंत बनने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हनुमान बनो। देखो पुरानी तुम्हारी तो चीज़ें पढ़े हो, आप उसी चीज़ को याद करवा रहा हूँ बस। ऐसा नहीं है कि उसमें 12th वाली चीज़ें अभी समझो कि कुछ ही टर्म्स आया, बाकी सब 11th की चीज़ें हैं। ध्यान दीजिए, तो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ग्राफ को साथ समझिएगा। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो तुम ध्यान से एक मिनट ग्राफ बनाऊंगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्राफ बनाऊंगा, किसके लिए, रेट ऑफ इवापोरेशन के लिए। इसका रेट क्या दिखा रहा हूँ मैं, कांस्टेंट दिखा रहा हूँ। क्यों, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आएगा, और कांस्टेंट किसका, लिक्विड का। और लिक्विड कांस्टेंट, लिक्विड होता है इनकम्प्रेसिबल, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और के भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये भी चेंज नहीं हो रहा समय के साथ, ये भी चेंज नहीं हो रहा समय के साथ, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और शुरू में याद करो, जब T 0 था, जब स्टॉपर से स्टार्ट किए तो उस समय ऊपर वेपर था ही नहीं, तो वेपर नहीं था तो उसका मोल नहीं था, मोल नहीं था उसका वेपरेशन जीरो, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन जीरो। और कॉन्सेंट्रेशन वेपर अगर जीरो तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी जीरो। तो ये शुरू कहाँ से होगा, जब टाइम जीरो था तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, जीरो था। और समय के साथ वेपर वहाँ बढ़ते गया, संख्या उसका बढ़ते गया, मोल उसका बढ़ते गया, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ते जाएगा, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जिस समय बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आपको दोनों बराबर होने के कगार पर रहेंगे या बराबर होंगे, उसको बोलेंगे कि अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया आपको। जिस समय रेट ऑफ इवापोरेशन नीचे से ऊपर जाने का रेट
और ऊपर से नीचे आने का रेट बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इक्विलिब्रियम अचीव करने में कुछ समय दे हुए तभी इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, ये नहीं कि तुरंत यहाँ पे ये मान लो टाइम कुछ है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ऐसे यार मैं क्या बोला हूँ, थ्योरेटिकली बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम अचीव करने में इन्फिनाइट समय लगता है, ठीक है। तो ऐसे लेकिन दिखा देते हैं डायग्राम में, अगर थ्योरेटिकली बात करोगे तो इन्फिनाइट समय लगता है, ठीक। तो आपको कुछ समय दिए तो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया आपको, ठीक है। मान लो इस समय इस पॉइंट पे इस टाइम पे क्या हो गया, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ इवापोरेशन के। तो क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम टाइम हो गया। इक्विलिब्रियम टाइम में क्या होगा, वहाँ वेपर की संख्या नहीं बढ़ेगी, कॉन्स्टेंट नहीं बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, और उसी कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। मेरी बातें अच्छी लगनी चाहिए आपको। अगर आप अपने 12th का एनसीईआरटी देखोगे तो 1-2 लाइन में निपटा दिया वेपर प्रेशर को, और मैं पिछले 20 मिनट से ये बता रहा हूँ। बोलो सर क्यों, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि आपको ऑलरेडी जो 11th में पढ़ाए हैं वो आपको एग्जैक्टली सब कुछ याद है, लेकिन मुझे पता है कि आपको कितना याद है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 11th वाली चीज़ों को याद करवा के पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को 20 मिनट समय लग गया इस चीज़ को समझाने में, ठीक है। बात फिर भी ना समझ में आए तो दुख की बात है, बेटा दोस्त को चलिए पूछिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। अभी इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, ये सब कहानी समझा दिया आपको, जितनी चीज़ें समझानी थी समझा दिया। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो वेपर प्रेशर को क्या लिखोगे उसको लिख देता हूँ मैं आपको। वेपर प्रेशर क्या होगा, तो लिखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट, सबसे पहली बात वेपर प्रेशर डिफाइन करना है तो टेम्परेचर क्या रखिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर को समय के साथ मतलब बदलते रहो यार, तो 2 मिनट पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, 2 मिनट के बाद 30 कर दिया, ऐसा मत कर देना। टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक। अब क्या करना है आपको, प्रेशर exerted by vaporized molecule of liquid, ठीक है, वेपराइज मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन क्या, किस पे एग्जर्ट करेगा प्रेशर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर बोल सकते हो, ऑन लिक्विड सरफेस बोल सकते हो। बताओ ये हमारा जो लिक्विड था ये वेपराइज होकर यहाँ पे आपको है, अभी किस पे प्रेशर लगाएगा, तो इससे टकरा रहा होगा, ऊपर टकरा रहा होगा, इधर टकरा रहा होगा, लिक्विड सरफेस भी टकरा रहा होगा, तो ये क्या होगा, आपको उस पर टकरा रहा होगा तो फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपराइज मोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल वेपराइज हुआ उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ किसके ऊपर, तो ऑन लिक्विड सरफेस और वॉल ऑफ कंटेनर जो भी है, लिक्विड सरफेस और वॉल ऑफ कंटेनर भी लिख सकते हो यार, समझाने की बात है। डायग्राम बना दोगे और लिख देना, ये लिक्विड सरफेस जो प्रेशर लगा रहा है या वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहा है एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपराइज मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। ये कहानी प्रेशर कब का, जो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता हो, यानी उससे पहले बहुत सारे प्रेशर मेजर किए थे जो समय के साथ बदल जा रहा था, लेकिन वो बदले जो प्रेशर समय के साथ बदल जा रहा है उसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोल रहे हैं। जो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, उस कांस्टेंट प्रेशर को बोल रहे हैं क्या, ये वेपर प्रेशर है ना, सही होता है। तो यानी और कांस्टेंट प्रेशर कब आता है, जब इक्विलिब्रियम होता है, तो यहाँ वर्ड क्या यूज करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपराइज्ड मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर टी। जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे उस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा, उस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। उसका हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो अभी बस सिंपल सा किसी दिए गए टेम्परेचर पे जो वेपराइज मोलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहा है लिक्विड सरफेस के ऊपर एट इक्विलिब्रियम में, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा, किसका, उस लिक्विड का उस टेम्परेचर पे, ठीक। इस वर्ड को बहुत ढंग से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। 12th में थोड़ा ढंग से पढ़ना है, 11th में थोड़ा कम पढ़ा के निकल गया, इसलिए इसको ध्यान से आप शायद नहीं ध्यान दिए होंगे। ये कहाँ था, स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आपको इस सबके डिफिनीशन बताए गए थे। चलिए अब आइए, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, जो फैक्टर्स जो हैं
वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बोल सकते हो। वेपर से अफेक्ट करने वाले, ठीक है, टर्म्स पढ़ते हैं लोग। ठीक है, कौन कौन सा? पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, ध्यान से देखिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? ये सब बहुत आसान चीज़ है, लोग नहीं भी लॉजिकल चीज़ें नहीं जानते, मतलब एग्जैक्ट चीज़ नहीं जानते, तो फिर भी फील आ जाएगा। कोई एज का बच्चा को बताया जाए कि पानी को गर्म करेंगे तो क्या उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो सर पानी गर्म करेंगे ज़्यादा लोग वेपराइज होगा, ज़्यादा लोग टकराएगा उस पर वॉल ऑफ कंटेनर पे, ज़्यादा लोग टकराएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपको वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जो लोग ढंग से बिल्कुल साइंस जो पढ़े हैं 11th-12th के हिसाब से स्टैंडर्ड ढंग से अगर बात करना चाहेंगे तो उनके लिए ऐसे लिखूंगा कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है ना। चलिए, ये लिक्विड से वेपर जाना क्या है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो ऑब्वियस सर लिक्विड से गैस कर रहे हैं तो गर्म करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, यानी क्या बोलेंगे इसको कि ये इंथैल्पी से क्या हो, पॉजिटिव हुआ सर, ये इंडोथर्मिक हुआ सर। अच्छा, अब इंडोथर्मिक जितने भी इक्विलिब्रियम होते हैं, रिएक्शन ऐसे हैं जो इंडोथर्मिक हो, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट की तरफ फेवर करता है। इक्विलिब्रियम में ली चार्टियर प्रिंसिपल था, उसके अंदर इस चीज़ को पढ़े थे। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 11th में पढ़े थे, आप लोग को पता नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग देखे भी हो कि नहीं देखे हो पता नहीं, सीधे 12th में तो नहीं आ गए, क्या कहूँ मैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और रिएक्शन क्या इंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रोडक्ट फेवर होता है। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फेवर होता है, यानी आपको शिफ्ट होता है किसी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब लिक्विड से वेपर की टेंडेंसी का बढ़ जाता है आपको। ठीक, ध्यान रखिएगा सर, रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट फेवर होगा आपको, प्रोडक्ट फेवर होगा आपको। किसकी तरफ शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा आपको। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो वेपर की अमाउंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और वेपर का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा आपको, तो वेपर का अमाउंट बढ़ेगा तो आपको लोग ज़्यादा टकराएंगे सर, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा सर, तो वेपर से बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, सिंपल केमिस्ट्री के हिसाब से लिखोगे तो लिख देना सीधे अकॉर्डिंग टू, एक ही लाइन लिख देना, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, सर कहाँ पढ़े थे सर, तो 11th क्लास में पढ़े थे, केमिकल डिग्री में पढ़े थे। तो अकॉर्डिंग टू क्या, ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हो और रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम में हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या हो, प्रोडक्ट फेवर होते चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। ली चार्टियर प्रिंसिपल एक नहीं था, 4-5 स्टेप थे उसमें, 4-5 इफेक्ट के बारे में बात किया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ठीक, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सब बातें किए थे, जाके देखना, रिवाइज करना आपको। ठीक है, और नहीं तो अगर जिनको नहीं याद है तो इंतजार करो, 11th क्लास का जब वीडियो बनेगा, केमिकल का जब वीडियो बनाया जाएगा तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, ढंग से समझना चाहते हो तो, अगर अभी तक याद है, क्योंकि ये लाइन में बहुत बार लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल ना, मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगा, आपको भी मैं बोल दूंगा, मैं अपना लगूंगा कि मैं ड्यूटी पूरा कर दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे ही आएगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आपको लगेगा कि टीचर भी रट के आया है, मुझे रटा के चला जा रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है, और रटने वाली बात है, बहुत मजेदार प्रिंसिपल था, बहुत ढंग से इसको समझाया जाता है 11th क्लास में। चलिए, तो इफेक्ट और टेम्परेचर में सीधे बात करो, टेम्परेचर वेपर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो ये प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे ही होता है कि रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट की तरफ फेवर करता है। प्रोडक्ट की तरफ फेवर रिएक्शन का मतलब क्या, वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा सर, वेपर ज़्यादा बनेगा सर तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, ज़्यादा लोग टकराएंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, वेपर से क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लूजली वर्ड में लिखना है तो भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड वर्ड में लिखना है तब भी लिख सकते हो, आप अपने एग्जाम में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा एग्जाम में ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छा लिखो, तो इसको आपको सामने टीचर क्या समझेगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान। अगर सीधे लूजली वर्ड लिखेगा ना कि टेम्परेचर बढ़ाए, क्या हो गया, गैसेस लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उसके पास टेंडेंसी ज़्यादा हो गया स्केप करने का, तो ज़्यादा स्केप करेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, इसलिए वेपर से क्या बढ़ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड माना जाएगा, है ना। अगर दिखावा करना है तो ये सब स्टेटमेंट लिखा करो। ठीक है, अकॉर्डिंग ली चार्टियर प्रिंसिपल बोलेगा
तुम्हें अभी पता होगा तो समझ जाएगा बंदा कि अच्छा अच्छा ये लिख दिया मतलब कि कहानी क्या हो गया, ये अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गया कि हाँ ये जो बताना चाह रहा है मेरे को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने से टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। जैसे अगर मैं लिखूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ, मान लो डाटा मुझे याद नहीं, मैं ऐसे रफली लिख देता हूँ 30 mHg, आपको भी याद नहीं करना है, सब लिक्विड का प्रेशर सब टेम्परेचर पे याद थोड़ी रखने वाली बात है यार। इतने लिक्विड है दुनिया में, इतने तरह के टेम्परेचर है, पता चला 25 डिग्री सेल्सियस याद कर लिए, 25.1 डिग्री सेल्सियस पूछ दिया, टेम्परेचर बदलोगे टेम्परेचर बदलेगा। तो टेम्परेचर बहुत सारे हो सकते हैं, टेम्परेचर बहुत सारे हो सकते हैं, सब डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटा आपको कहानी बता रहा हूँ कि मान लो 30 mHg है और कोई पूछे आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O, या चलो 30 लिखने की जरूरत क्या है, मान लो P1 लिख देते हैं कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का प्रेशर P1 है, तो 35 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 मान लो हो गया। तो P2 और P1 में क्या रिलेशन होगा, तो सर P2 बड़ा होगा किससे, P1 से। क्यों, क्योंकि P2 कब का है, जब 35 था, और P1 कब का है, जब 25 था। तो P2 में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो P2 का प्रेशर मतलब प्रेशर जो होगा P2 जो है वो क्या होगा, P1 से बड़ा होगा। कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। मैं थोड़ा फास्ट हूँ इस सेगमेंट में, क्योंकि ये सेगमेंट मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पढ़ाया लग रहा है, क्योंकि 11th में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल प्योरली क्या है 12th में है, तो थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल आपको पहली बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी यार थोड़ा सा फास्ट करिए, क्योंकि यार ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से, और नहीं भरोसा तो आप देखिएगा 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर, उसमें आखिरी में जो लिक्विड स्टेट का हेडिंग दिया होगा, गैसियस स्टेट के बाद लिक्विड स्टेट के अंदर इवोपरेशन वाला टर्म पढ़ाया गया होगा, वेपर प्रेशर पढ़ाया गया होगा, ये सब टर्म्स आपको दिखेगा आपको उसमें, और नहीं पढ़े हो तो दुख की बात। चलिए दूसरा टर्म्स, अब दूसरा इफेक्ट आते हैं, कौन सा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड बोल सकते हो। टेम्परेचर बदलने से वेपर से बदलता है। अब मान लो लिक्विड ही बदल दिए, एक बार मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखे, एक बार 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रखे, अल्कोहल रखे, तो क्या वेपर से सेम रहेगा क्या, तो नहीं सर। नेचर बदल गया तो वेपर से भी क्या होता है, बदल जाता है। लिक्विड का नेचर बदल गया या लिक्विड बदल दिए तो क्या होगा, वेपर से बदल जाएगा। दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड बोल सकते हो, ठीक है। तो बोलो सर लिक्विड का कौन सा नेचर पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्ड आप पहले भी सुन रखे होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पे आपको, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ IMF लिख के निकलूंगा, बार बार इतना बड़ा टर्म लिखने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ये लिख के मैं निकलूंगा, आप समझ जाना कि बात क्या कहना चाह रहे हैं सर। ध्यान दीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, मतलब जिस अट्रैक्शन के कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पास में, ऐसे इसको सोचो लिक्विड है मान लीजिए, तो लिक्विड में पार्टिकल्स सब क्या है, पास है। गैस में सब दूर दूर जाना चाहता है या दूर दूर होता है, लिक्विड में क्या होता है, लोग पास होते हैं, मतलब क्या एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाते होंगे, है ना। तो ये तो क्या होगा, पास रहेंगे। मान लो ये दोनों पे मार के पास क्यों नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अगर मैं इसको चिपका दूँ किसी गोल मतलब मान लो एडेसिव से, ठीक है, कोई फेविकॉल से चिपका दिया, तो क्या होगा, एक दूसरे पे क्या लगा, एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट करेगा, इससे क्या जुड़ा रहेगा आपको। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर जुड़ा हुआ है मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसी अट्रैक्शन को क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा हूँ। और ये जितना ज़्यादा होगा मतलब उसको, उसमें क्या होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें प्यार ज़्यादा होगा, प्यार ज़्यादा होगा तो भागने नहीं देगा, दूर जाने देना नहीं चाहेगा, दूर जाने नहीं देना चाहेगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर से क्या होगा, कम होगा। आपको बात समझ आ रही है, इस ढंग से समझना। मान लीजिए ए लिक्विड है सरफेस वाला, इसके नीचे इसी मान लो वाटर लिया मैं, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, H2O ऐसे एक मॉलिक्यूल थोड़ी होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब एक H2O मॉलिक्यूल क्या भागना चाहता है, स्केप करना चाह रहा है, तो नीचे वाला उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो उसको क्या जाएगा कि भाई कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर, ठीक है। तो क्या करेगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको स्केप करने टेंडेंसी से क्या होगा, कम कर देगा, तो वेपर कम बनेगा, तो वेपर से क्या होगा, कम होगा। आपको सिंपल सी बात समझ। अगर मान लो जी ये दो मान लो कोई दूसरा लिक्विड लेता हूँ और इस लिक्विड में आपस में कोई प्यारी मोहब्बत नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स कुछ नहीं है, ये चाह रहा है कि भाग जाऊँ मैं, स्केप कर जाऊँ, और इसको कुछ अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है भाग जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ज़्यादा वेपराइज होगा लिक्विड, लिक्विड ज़्यादा वेपराइज होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यार घर तुम ये सब, तो अगर तुम लोग यार 11th 12th के बच्चे हो
पेट्रोल डीजल वगैरह को अगर सुनते हो ना, गर्मी के मौसम में बोला जाता है कि भाई ये जो बाइक होता है उसका ढक्कन खोल के, जो टंकी का ढक्कन होता है उसको खोल के मत रखिए। क्यों? कि पेट्रोल उड़ जाएगा। क्यों भैया? लिक्विड में ऐसे तो नहीं कहते हम लोग, क्योंकि पेट्रोल के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी क्या होते हैं, कम होते हैं। और वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आपको एक कंडीशन पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच विथ क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन इन सब लोग से जुड़ा हुआ है तो क्या बनाता है? अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह से जुड़ा हुआ है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से फायदा क्या है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो एस्केप करने टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। एस्केप करने टेंडेंसी कम हुआ तो क्या होगा? वेपर क्या होगा? कम होगा आपको। ठीक है, बस यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ऐसे बोल सकते हो IMF बढ़ रहा है। IMF मतलब क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ये घट रहा है तो उससे क्या होगा? बढ़ेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है? तो हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, वैसे क्या होगा? कम होगा। तो मैं क्या बोला, पेट्रोल वगैरह क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोकार्बन होते हैं। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब क्या होता है आपको? ठीक है, पेट्रोल होता है, पता नहीं, डीजल, ये सब जो ये सब क्या होते हैं आपको? क्या होते हैं? किरोसिन ऑयल जो होते हैं सब क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या? इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। और कार्बन हाइड्रोजन होगा तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा? कार्बन से। और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता तो हाइड्रोजन बनता नहीं है। यानी हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन से नो हाइड्रोजन बॉन्ड। नो हाइड्रोजन मतलब क्या? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या? मोर वेपर प्रेशर या मोर टेंडेंसी टू एस्केप। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है तो क्या होगा? वेपर से ज़्यादा होगा। वेपर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा सर? टेंडेंसी ज़्यादा होगा एस्केप करने का। इसीलिए गर्मी के मौसम में बोला जाता है कि आप अपने बाइक का पेट्रोल की टंकी वगैरह को ज़्यादा देर खोल के मत रखो, नहीं तो सब पेट्रोल क्या उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है। और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और अट्रैक्शन फोर्स घटने से ही बढ़ता है। और पेट्रोल केस, गर्मी के मौसम में पेट्रोल केस में दोनों केस हो गया आपको। टेम्परेचर भी ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स भी कम है, दोनों फैक्टर क्या करेगा? उसको वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या हो? बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा उड़ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि मत खोल के रखिए ज़्यादा देर तक। यानी आप सब चीज़ें आप डेली लाइफ में देखते हो। ये सब जितने ही पढ़ा रहा हूँ इसमें ना बहुत सारे, वो घड़ा वाला कहानी बताया आपको, पानी कैसे ठंडा हो जाता है। अब आपको ये पेट्रोल डीजल वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको एक गिलास में पानी रखिए, एक गिलास में मान लो पेट्रोल रखिए, ठीक है, और गर्मी के मौसम में मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को छत पे रख दिए, छोड़ दो, तुम देखोगे पानी में बहुत कम बदलाव आएगा उसका लेवल में, और पेट्रोल देखोगे गायब हो गया पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में क्यों अट्रैक्शन कम होता है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से। और कार्बन से अटैच होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, हाइड्रोजन बनेगा नहीं तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? एस्केप करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा? जल्दी उड़ जाएगा वो। ठीक, चलिए, तो हम लोग इससे बातें चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। तो आपकी चीज दिमाग में बैठ गया, कहानी क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही वेपर प्रेशर चेंज होता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, ये घटेगा तो क्या बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा चलने वाले लोग हैं। ठीक, अब देखो कभी भी अट्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिए, वान डे वाल अट्रैक्शन देख लिए, बहुत सारे। ये मत सोचना कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही देखेंगे कि हमारा दो लोग हैं और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, तो फिर क्या देखें सर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे के समझाता हूँ कि अट्रैक्शन फोर्स में कौन कौन से फोर्स देख सकते हो आप। यार आप, मैं फिर रिपीट करूँगा कि 11th में फिर पढ़े सब चीज़ें पढ़ चुके हो तो आपको लगेगा कि सब टीचर बोल रहा है कि सब चीज़ 11th में पढ़ ली हो। 11th में पढ़ो तो बोलेगा टीचर कि 12th में पढ़ना है, और 12th में पढ़ना हो तो बोलेगा 11th में पढ़ चुके होगे। टीचर पागल कर देता है, 11th वाली चीज़ें 12th में बोल के निकल जाता है, 12th वाला बोलता है कि ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। टीचर को खुद को नहीं आता लगता है। ऐसे हम लोग भी सोचा करते थे, क्योंकि किताब अपन देखते नहीं थे। किताब नहीं देखो तो लगेगा कि ये सब चीज़ हम पढ़े ही नहीं है। ना किताब देखना है ना नोट्स देखना है, तो लगेगा ही कि नया नया चीज़ें हैं। जबकि सब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर था उसके आखिरी जो पेज है 2, उसमें सब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था। अब नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गलती है। चलिए, मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और उससे वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको बताता हूँ। मान लीजिए वाटर है, और एक मान लीजिए मिथनॉल है, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल से बहुत लोग पहले से ही फैमिलियर हो गए।
ऐसे एज तो नहीं है तुम लोग का फैमिलियर होने का, लेकिन फिर भी सुने तो हो गई। यही अल्कोहल है जो लोग मदिरा पान में करते हैं, ठीक है। और ये वाटर है। अब कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में वेपर से किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का कि वाटर का? अगर मैं एक गिलास अल्कोहल रखूँ, एक गिलास वाटर रखूँ, तो पहले कौन उड़ेगा गर्मी के मौसम में? तो मैं बोलूँगा कि अल्कोहल पहले उड़ जाएगा। बोलो सर क्यों? देखते हैं। वाटर में इसका मोल का फॉर्मूला जानते हो, H2O। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन से। अब दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या है? काबिल है किसके? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। हाइड्रोजन अटैच हुआ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से, तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन से, दोनों हाइड्रोजन किसके काबिल है? तो हाइड्रोजन बनाने के लिए। यानी वाटर में दो हाइड्रोजन है जो एलिजिबल है किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। खैर व्हाट इसमें देखते हैं इथाइल अल्कोहल में। इसमें तो है हाइड्रोजन 6, इसमें 2 ही हाइड्रोजन था, इसमें 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें 5 हाइड्रोजन जो है नालायक। नालायक क्यों? क्योंकि किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। CH3 CH2 OH। इसमें बस एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, बाकी 2 और 3 एक किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। नालायक है, इसमें हाइड्रोजन बनेगा नहीं इसके कारण। तो सिर्फ कितना हाइड्रोजन बना पाएगा? एक ही हाइड्रोजन बना पाएगा। और एक हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन बनाएगा तो इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? कम होगा। इसमें 2 लोग हाइड्रोजन बनाने लायक हैं, उसमें सिर्फ 1 लोग हाइड्रोजन बनाने लायक हैं, तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट किसमें ज़्यादा होगा? तो इसमें ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन वो किसमें ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। तो वेपर इसमें क्या होगा? कम होगा। मतलब ऐसे लिखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा सर। और अट्रैक्शन फोर्स वेपर से उल्टा चलता है तो वेपर से इसका ज़्यादा होगा सर। मतलब इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा टेंडेंसी होगा क्या होने का? वेपराइज होने का। ठीक है, यानी एक गिलास वाटर रखें, गिलास इथाइल अल्कोहल रखें, गर्मी को उसमें छत पे रख दें, पहले कौन उड़ेगा? बोलेगा सर इतना बर्बाद क्यों करना सर, उसको बहुत लोग काम आ जाएगा सर एक गिलास अल्कोहल। खैर चलिए मिटा दें इसको। तो बात समझ में आ रहा होगा, वेपर से इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा, इथाइल अल्कोहल ही नहीं जितने भी अल्कोहल होगा मोस्टली जिनका मोलर मास बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो लोगों का क्या होगा? मोलर मास क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स भी पढ़ेंगे। तो जो छोटे मोल अल्कोहल है जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब जो है, प्रोपाइल अल्कोहल, इन सब का जो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा वाटर से क्या होता है? कम होता है, और वेपर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब मैं मिटाने वाला हूँ इसको। देखो ये चीज़ पढ़ लो यहाँ ढंग से, क्योंकि फिर बॉइलिंग पॉइंट में यही सब टर्म्स फिर आएगा। मैं बोलूँगा जिसका वेपर से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका वेपर से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऐसे बोलूँगा। उसमें भी क्या इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन रहेगा। ये मत अब बॉइलिंग पॉइंट सीधे सुनते कि जिस टेम्परेचर उबलना शुरू हो गया सर बॉइलिंग पॉइंट वो ढंग से समझेंगे हम लोग। ऐसा जो चीज़ें अभी चिल्लरपंथी पढ़ के आ गया हो ना 6 क्लास वाला, जहाँ पे उबलना शुरू हो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसा चीज़ नहीं है। चाहूँगा मैं पानी को, तो पानी को मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे उबाल दूंगा। वो सर तो बहुत टैलेंटेड हो आप। टैलेंट नहीं हो, प्रेशर कहानी भी है, सिर्फ टेम्परेचर कहानी चाहिए उबलता, प्रेशर भी उसमें फैक्टर डालता है। तो कहने का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में ढंग से समझेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट में भी यही सब टर्म्स आएगा। तो एक बार ढंग से समझ लो ताकि आगे चल के सब दिक्कत ना हो। एक आधे एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आप पास इथाइल अल्कोहल है, और इसी जैसा एक मान लो डाइमिथाइल ईथर है, CH3OCH3, डाइमिथाइल ईथर। आपसे कोई पूछे कि इन दोनों वेपर से किसका ज़्यादा होगा सर, तो कहानी क्या है? इसमें 6 हाइड्रोजन हैं, लेकिन 6 हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है सर। यानी इसमें क्या हो? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इथाइल अल्कोहल में क्या है? 5 नालायक हैं, लेकिन एक तो लायक का है ना जो हाइड्रोजन बना सकता है, यानी इसमें हाइड्रोजन बनेगा आपको। और हाइड्रोजन बनेगा तो अट्रैक्शन फोर्स इधर बढ़ेगा सर, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो वेपर से किसका ज़्यादा होगा? तो उसका डाइमिथाइल ईथर का। मतलब अल्कोहल रखे और ईथर रखे तो पहले ईथर उड़ जाएगा, तो उसका वेपर से ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए। ठीक, और देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल। अब मान लो 2 एग्जाम्पल है, दोनों में हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, मान लो दोनों हाइड्रोजन बन रहा है। जैसे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल लेता हूँ, मिटा दो उसको। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल लेते हैं अपन। जैसे मान लो CH3OH, और मान लो ये मिथाइल अल्कोहल है, एक इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH लेते हैं। अब इसमें भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसमें मैच तो टाई हो गया सर, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बना रहा है, दोनों एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्ड से मैच टाई हो जाए, या दोनों में हाइड्रोजन बने या दोनों हाइड्रोजन ना बने, तो फिर अगला अट्रैक्शन फोर्स का जो अगला चीज़ है वो हम
फैक्टर है अट्रैक्शन फोर्स में क्या क्या देखते हैं, हार्डन वन देखते हैं, उसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखते हैं, उसके बाद और भी चाहिए इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एक चीज़ें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, वान डर वाल्स अट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्सन फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और किस पे डिपेंड करता है, साइज और मास पे। ध्यान देना एक टर्म आएगा लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन, इस फोर्स को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत काम आने वाला है, हार्डन बॉन्ड, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ये सब यार बहुत काम आता है प्रॉपर्टी डिस्कस करने में, तो ये सब याद होना ही चाहिए। लंदन डिस्पर्सन फोर्स या इसको वान डर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है, साइज पे, साइज या मास ऐसे बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह समझना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा समझना है कि बड़े बड़े मास पे यूज होता है, और ये वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स किस पे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, एटॉमिक लेवल के पार्टिकल पे काम आता है। दोनों जो है मास पे डायरेक्टली, याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये भी समझना है कि मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ मास से ज़्यादा ढंग का टर्म कौन है, साइज। साइज बड़ा होगा तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स ज़्यादा होता है, वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या सॉरी ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होने से। लेकिन ये क्या वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब सब तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेंगे और उससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब आखिरी में देखेंगे क्या, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। या दो लोगों के साइज में बहुत अंतर है, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, तब आपको बोलेंगे सर, इसे मैं बोलूँगा कि साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इस जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, इसके अलावा और जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे कंपेयर करिएगा। क्योंकि ये जैसे मान लो तो कोई बोले कि दो तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, एक बहुत स्ट्रांग वाला है, एक बहुत वीक वाला, तो ये रहे ना रहे, अगर ये है तो इसका कोई डिपेंडेंस या इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, मास भी है, अरे मास तो सबके पास होता है, तो वान डर वाल्स फोर्स तो कोई दो पार्टिकल है ना, दो पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स लगे ना लगे, दो कोई सब्सटेंस उठाए उसमें दो कांस्टेंट पार्टिकल हैं, वो दो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स लगे ना लगे, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वान डर वाल्स फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि वो मास और साइज का लगता है, वो तो सबके पास होता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये फोर्स सबके बीच में लगता है, लेकिन इसको प्रायोरिटी सबसे आखिरी में। सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ से कुछ नहीं हो रहा तब इसको देख लेना, या अगर साइज में काफ़ी अंतर है, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा है, तब इसको देखना है। अगर साइज कंपेरिजन अभी तक क्या था, अब इससे पहले जितने भी एग्जांपल थे इसमें हमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स की बात किया क्या, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अपना रोल निभा रहा था। और जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण चीज़ें आप डिस्कस कर पा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है इससे, लंदन फोर्स से, कि अगर वो रहेगा तो ये रहे ना रहे, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये बेचारा साइड एक्टर है, वो साइड एक्टर में क्या, मूवी 3 घंटे का है तो इसका 20 सेकंड का रोल, ऐसा समझना है अपन को, मतलब इसका रोल काफ़ी कम रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कोई अट्रैक्शन फोर्स है तो इस फोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आखिर में ही देखेंगे। जैसे ये दो एग्जांपल, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, इसमें भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सर, हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं सर, तो नहीं, तो साइज देखेंगे, साइज किसका ज़्यादा, इसमें सर एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, ऑब्वियस सी बात इसमें साइज इसका बड़ा है सर, साइज और मास में ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो सर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, कौन सा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वान डर वाल्स फोर्स क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा हुआ तो वेपोरेशन सर मिथाइल अल्कोहल का ज़्यादा होगा, समझे। तो अगर हम लोग बाकी अट्रैक्शन फोर्स से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आखिरी में आएगा कौन, वान डर वाल्स फोर्स, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छी भी लगी होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मिटा दो उसको, चलिए। जैसे अगर आपको और एग्जांपल देता हूँ, मान लो बेंजीन है और एक मान लीजिए टोलिन है, ये सब जो नाम बोल रहा हूँ ना, ये सबको याद, इसका स्ट्रक्चर और नाम से सब याद होना चाहिए आखिरी तक। ये सब इतने फेमस लोग हैं, मतलब सोचो कि केमिस्ट्री का ये सब रजनीकांत लोग हैं, मतलब कि इनको ज़्यादा तवज्जो देना है, बहुत मतलब हर कहानी पढ़ोगे तो ये सब लोग का एंट्री उसमें हो ही जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर इसका भूल जाएं, नाम भूल जाएं तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आइए इधर,
तो बेंजीन टॉलिन वाली बात है, इसमें तुम कंपेयर करने गया कि भाई बताओ तो कोई हाइड्रोजन बनाएगा क्या दोनों? भाई बेंजीन सब क्या हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है क्या इसमें? नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो सोच ही नहीं सकते सर, तो नहीं सोच सकते। तो बात देख लेते हैं साइज वगैरह। साइज किसका बड़ा है? इतना जितना इसमें है उतना तो इसमें भी है सर। देखिए इसमें क्या है सर, मिथाइल है, साइज में थोड़ा बोलेंगे कि बड़ा है, ठीक है। साइज बड़ा तो क्या, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, इंटरमोल फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे कि वेपर से इसका ज़्यादा सर, क्यों कष्ट तो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है। वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और किस पे? नेचर ऑफ लिक्विड पे। लिक्विड ही बदल दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, बदल जाएगा, ठीक। चलिए अब कुछ चीज़ में कुछ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, ऐसे आप बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट बताएं उससे चिपके रहोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, और उल्टा सीधा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे क्वेश्चन का मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉरी इथाइल अल्कोहल एट 35 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर मान लो P1 है, इसका प्रेशर मान लो क्या वेपर प्रेशर P2 है। P1 और P2 में बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? कंपेयर कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कंपेयर कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज किया मैं, टेम्परेचर चेंज किया और लिक्विड भी चेंज कर दिया, और दोनों क्या है, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। पहले मैं इसको थोड़ा कॉन्स्टेंट इमेजिन करता हूँ, टेम्परेचर को देखता हूँ। टेम्परेचर किसका ज़्यादा? इसका, है ना। तो ये टेम्परेचर देख के क्या लग रहा है कि P2 बड़ा होना चाहिए सर P1 से। ये पहला टेम्परेचर देख के मुझे ऐसा लगा कि P2 बड़ा, क्योंकि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो प्रेशर इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे टेम्परेचर डिसाइड करता है क्या वेपर प्रेशर? नहीं सर, नेचर ऑफ लिक्विड डिसाइड करता है। तो ये फैक्टर देखकर मुझे लगा ऐसा। चलिए अब इस फैक्टर को नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन बनाने वाला, इसमें 1, तो हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा बन रहा है, तो इंटरमोल फोर्स अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? इसका। तो अगर हम लोग नेचर ऑफ लिक्विड देखें तब भी वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? P2 को। भाई अगर ये सेम रहता, टेम्परेचर मान लो 25-25 रहता, तब भी क्या बोलते कि इथाइल अल्कोहल को ज़्यादा होगा प्रेशर, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। यानी टेम्परेचर वाला भी टर्म और नेचर ऑफ लिक्विड वाला टर्म दोनों चिल्ला क्या बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर। अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता, मान लो टेम्परेचर के, मान लो यहाँ 15 देता मैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के हिसाब से उसका ज़्यादा होना चाहिए था, नेचर ऑफ लिक्विड इसका ज़्यादा होना चाहिए था। तो थ्योरेटिकली आप कंपेयर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे क्या, टेम्परेचर भी बोल रहा है किसी का ज़्यादा होगा और नेचर ऑफ लिक्विड बोल रहा है किसी का ज़्यादा होगा, तो आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि P2 ग्रेटर देन P1। ये कंफर्म हो गया आपका। टेम्परेचर भी उसी का ज़्यादा, अट्रैक्शन उसी में कम, और दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहा है वेपर प्रेशर को बढ़ाने का, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? आनी चाहिए। हाँ, अगर मैं देता है 25, यहाँ देता 15, फंस जाते। क्यों? टेम्परेचर बोलता है कि वाटर वेपर से ज़्यादा है और नेचर ऑफ लिक्विड का बोलता है कि भाई इसका ज़्यादा है, तो एक बोल रहा है P1 बड़ा, एक बोल रहा है P2 बड़ा, तो आप बोलोगे सर थ्योरेटिकली हम कंपेयर नहीं कर सकते सर। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे या मुझे कुछ डाटाबेस मेरे पास नहीं रहेगा, जब तक मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा सर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए आप। अब अगला सेगमेंट पढ़ेंगे इसी के अंदर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड का इफेक्ट हो गया, अब लिक्विड में डालेंगे सॉल्यूट, क्योंकि अभी तक बात सॉल्यूशन की कहाँ हुई है, अभी तक सिर्फ वेपर प्रेशर था। अब रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर वर्ड लिखा हूँ मैं, तो ये टर्म कहाँ से आया सर, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टर्म कहाँ आएगा, जब उसमें सॉल्यूट मिलाना शुरू करोगे तब बनेगा सोल्यूशन। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। अभी तो सॉल्यूशन बना ही नहीं है, तो प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं अभी तो। अब उसमें सॉल्यूट मिलाना शुरू करेंगे, सॉल्यूट मिलाने से क्या फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर में, तो वो इफेक्ट देखेंगे। वो थोड़ा लंबा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूँ, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ऐसे एक चीज़ और बताते हैं, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बदलने से क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बहुत तो बोल देते हैं हाँ बढ़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया मैं किस पे देख रहा हूँ, मैं वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट देख रहा हूँ। टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, नेचर ऑफ लिक्विड का इफेक्ट देखा, आप लिख रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। कोई आपसे बोले कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखा हुआ है, किस पे, एक ग्लास में रखा हुआ है, और वही 50 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर रखा हुआ है, किसमें, बाल्टी में रखा हुआ है मान लीजिए, तो क्या बोलोगे, गिलास में सर सरफेस एरिया कम है, गिलास में सरफेस एरिया क्या है सर, कम है, और बाल्टी में रखेंगे या कोई बड़ा जार में रख दिए तो सरफेस एरिया से ज़्यादा है। और दोनों में वाटर ही रखे हैं, लिक्विड भी सेम है, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड कोई लफड़ा नहीं, टेम्परेचर भी सेम है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 25, मतलब टेम्परेचर का भी लफड़ा नहीं, मतलब दो इफेक्ट जो दो कारणों से वेपर प्रेशर बदलता था वो दोनों कारणों यहाँ पे
लागू नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ है और लिक्विड नहीं हुआ। बदला क्या यहाँ पे, सरफेस एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2। तो सर सरफेस एरिया का इफेक्ट पड़ता है क्या? तो नहीं। बोले सर ऐसा कैसे बोल दे रहे हो सर, यहाँ पे ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है सर, तो ज़्यादा आपको क्या लोग वेपराइज होंगे सर, यहाँ कम एरिया है तो कम वेपराइज होगा। आप याद करो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर लोग ज़्यादा वेपराइज होंगे तो एरिया भी तो ज़्यादा है। अगर मैं बोलता था ना कि वेपराइज मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया क्या प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर से बोलते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए मैं छोटे कंटेनर को मैं ऐसे लगाऊं, उसको ढक दूं, एक बड़ा कंटेनर रखूं, याद करो वेपर प्रेशर जब डिफाइन किया था तो क्या मैं सेटअप तैयार किया था उसको देखो। इसमें मान लो लोग वेपराइज कम हुए, इसमें लोग वेपराइज ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे टकराएंगे भी क्या, लोग कम है, फोर्स कम लगाएंगे तो एरिया भी तो कम है। और यहाँ क्या है, फोर्स ज़्यादा है, एरिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना कि एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ों को ढंग से समझो तो एक वेपर प्रेशर को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसा बोल सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या कि एक हर एक ड्रॉप का वेपर प्रेशर सेम रहेगा। कोई बोले ना कि एक बाल्टी का में पानी रखा तो वेपर प्रेशर कुछ था, P1 था, उसमें एक चम्मच निकाले पानी, एक चम्मच निकाले, अब बोले अब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बताओ क्या, तो उसका भी उतना ही रहेगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसा होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैं शुरू में बताया हूँ आपको, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आप अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। भाई लोग ज़्यादा वेपराइज हुए, बात सही है, तो एरिया भी तो फोर्स, लोग ज़्यादा वेपराइज तो फोर्स ज़्यादा आएगा, तो एरिया भी तो ज़्यादा है। जितना गुना लोग ज़्यादा वेपराइज होंगे उतना गुना एरिया भी ज़्यादा है, तो भैया रेशियो क्या मेंटेन रहेगा। आपको आप इसके हिसाब से क्या समझोगे, वेपर से क्या कांस्टेंट रहेगा। तो सरफेस एरिया का बोलोगे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। मतलब कि इन दोनों केस में चाहे बाल्टी में पानी रखा हो या कोई बड़े जार में पानी रखा हो या गिलास में पानी रखा हो या चम्मच में पानी रखा हो, कुछ में बस टेम्परेचर सेम होना चाहिए और क्या सेम होना चाहिए, लिक्विड सेम होना चाहिए। एरिया सरफेस से घट कम रहे ज़्यादा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर सेम रहेगा, P1 बराबर का और P2 होगा आपको, ठीक। हाँ एक चीज़ बहुत बदलता है सरफेस से, रेट ऑफ इवापोरेशन। कोई बोले ना कि रेट ऑफ इवापोरेशन किस में ज़्यादा होगा, ये पहला केस और दूसरा केस। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो 2 में ज़्यादा होगा। इवापोरेट होने का रेट जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये आपको सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। बट क्या नहीं डिपेंड करता, वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। पर यूनिट टाइम में कितने लोग वेपराइज होंगे वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे, लेकिन वेपर प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, रेशियो मेंटेन रहेगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब क्या कि पर यूनिट टाइम में कितने लोग वेपराइज हुए, तो ऑब्वियस बात है एरिया बढ़ा तो ज़्यादा लोग वेपराइज होंगे, एरिया कम होता है कम लोग वेपराइज होंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, बट वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है, ठीक है। चलिए अगला इसमें क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मिलाने से क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पे, ये अगले क्लास में बातें करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें अगले क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी। ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, इस समय कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना ही नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, उसमें इंतजार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही।